दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग M3 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। तो दोस्तों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब LD चैप्टर का क्वेश्चन का पहले फॉर्मेट हम लोग समझ लेते, बेसिक क्लियर कर लेते, बाद में मैं आपको शॉर्टकट मेथड के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर जो होता है LD चैप्टर, उसका क्वेश्चन कौन से फॉर्म में होता है? ब्रैकेट इंटू वाई इक्वल टू एक्स का टर्म। तो दोस्तों, एलडी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में रहने वाला है, ब्रैकेट इंटू वाई इक्वल टू एक्स का टर्म। दोस्तों, अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब आंसर किसका निकालना है, किसके लिए सॉल्व करना है? वेरिएबल वाई के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और इस वेरिएबल वाई के सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीएफ और एक होता है पीआई। सीएफ को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, पीआई को पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। और उसका टोटल आंसर जो है जनरल सॉल्यूशन वाई का, वो कैसे लिखते हैं? पहले पार्ट का आंसर मतलब सीएफ का आंसर प्लस दूसरे पार्ट का आंसर मतलब पीआई का आंसर। तो दोस्तों, बेसिक क्लियर रखो, एलडी चैप्टर का क्वेश्चन कौन से फॉर्म में आता है? तो ब्रैकेट इंटू वाई इक्वल टू एक्स का टर्म, वो किसके लिए सॉल्व होता है? वेरिएबल वाई के लिए सॉल्व होता है। सॉल्यूशन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीएफ और एक होता है पीआई। बहुत लोग सीएफ को वाई सी बोलते हैं, पीआई को वाई पी बोलते हैं। और उसका टोटल सॉल्यूशन, वाई का टोटल या जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? सीएफ का आंसर प्लस पीआई का आंसर मतलब वाई सी का आंसर प्लस वाई पी का आंसर, तब जाके आपको टोटल या जनरल सॉल्यूशन मिलता है वाई का। तो ये बेसिक समझ में आ रहा है क्या? देखो, क्वेश्चन का फॉर्मेट, प्रॉब्लम किसके लिए सॉल्व होता है, सॉल्यूशन के कितने पार्ट होता है। तो दोस्तों, अब ये पीआई निकालने के लिए जो शॉर्टकट मेथड यूज होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पीआई निकालने का सबसे पहला वाला मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड में पीआई का फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? शॉर्टकट मेथड में पीआई का फॉर्मूला यूज होता है 1/f(d) इंटू राइट हैंड साइड। मतलब आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन का फॉर्मेट पढ़ाया, ब्रैकेट इंटू वाई इक्वल टू एक्स का टर्म, उसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन ऑफ डी रहता है वो आपको यहाँ पे डालना है 1/f(d) के अंदर बराबर, और राइट हैंड साइड में जो कुछ भी एक्स का टर्म होगा वो आपको लिखना है। तो दोस्तों, शॉर्टकट मेथड में पीआई का ये एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, 1/f(d) इंटू प्रॉब्लम का राइट हैंड साइड। तो दोस्तों, अभी टाइप 1 किसको बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड में टाइप 1 क्या होता है? अगर यहाँ पे प्रॉब्लम के राइट हैंड साइड में e⁻x या a⁻x या a⁻−x या कांस्टेंट, इसमें से अगर कोई भी टर्म आता है तो उसको टाइप 1 का प्रॉब्लम बोलते हैं। दोस्तों, अच्छे से ध्यान देना, मैं वापिस आपको रिपीट करके देता हूं। प्रॉब्लम के राइट हैंड साइड में अगर e⁻x, a⁻x, a⁻−x और कांस्टेंट, इसमें से कोई भी एक टर्म आई तो उस प्रॉब्लम को टाइप 1 का प्रॉब्लम बोलते हैं। तो दोस्तों, e⁻x, a⁻x, a⁻−x और कांस्टेंट अगर आया तो आपको d का रिप्लेसमेंट याद रखना है। अगर e⁻x का टर्म राइट हैंड साइड में आता है तो आपको d को रिप्लेस करना है a के साथ। a⁻x का टर्म आता है तो आपको d को रिप्लेस करना है log a के साथ। a⁻−x आता है तो d को रिप्लेसमेंट करना है -log a के साथ। और सिर्फ कांस्टेंट आता है तो आपको रिप्लेस करना है 0 के साथ। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि टाइप 1 में राइट हैंड साइड में कौन कौन सा टर्म हो सकता है वो आपको लर्न करना है। एक तो e⁻x हो सकता है, या फिर a⁻x हो सकता है, या फिर a⁻−x हो सकता है, या फिर कांस्टेंट हो सकता है। अगर e⁻x आया तो d की जगह पे a डालना है, a⁻x आया तो d की जगह पे log a डालना है, a⁻−x आया तो d की जगह पे -log a डालना है, और कांस्टेंट आया तो d की जगह पे 0 डालना है। फॉर एग्जाम्पल, राइट हैंड साइड में e⁻3x आया तो आप ये जो f(d) है उसमें d के अंदर 3 डालेंगे। अगर राइट हैंड साइड में 5⁻x आया तो ये जो f(d) है उसमें d के अंदर log 5 डालेंगे। अगर राइट हैंड साइड में 7⁻−x आया तो उसका ये जो f(d) उसमें d की जगह पे -log 7 डालेंगे, और सिर्फ कांस्टेंट आया तो d की जगह पे 0 डालेंगे। तो कुछ भी करके आप लोग टाइप 1 में कौन कौन सा टर्म हो सकता है वो याद रखो, e⁻x, a⁻x, a⁻−x और कांस्टेंट। और उसमें d का रिप्लेसमेंट क्या होता है, d को किसके साथ रिप्लेस करना है वो याद रखो। e⁻x होगा तो d की जगह पे a डालना है, a⁻x होगा तो d की जगह पे log a डालना है, a⁻−x होगा तो d की जगह पे -log a डालना है, और कांस्टेंट होगा तो 0 डालना है। दोस्तों, ये रिप्लेसमेंट d की जगह पे वैल्यू डालते समय अगर डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो उसको केस ऑफ फेल्योर बोलते हैं, और डिनोमिनेटर 0 हुआ तो केस ऑफ फेल्योर में फॉर्मूला कौन सा यूज होता है वो आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला यूज होता है x इंटू 1/f(d) इंटू राइट हैंड साइड। आई विल रिपीट, x इंटू 1/f(d) इंटू राइट हैंड साइड।
दोस्तों ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब डिनोमिनेटर जीरो होता है। जब डिनोमिनेटर जीरो होता है शॉर्टकट मेथड में, तब ये फॉर्मूला यूज होता है। कुछ भी करके ये फॉर्मूला लर्न करो, x into 1 upon f dash of d into राइट हैंड साइड। तो दोस्तों शॉर्टकट मेथड में टाइप 1 में कौन कौन सी टर्म आ सकती है और कौन सी टर्म आई तो डी को किसके साथ रिप्लेस करना है वो समझ में आ रहा है क्या? देखो, और अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो केस ऑफ फेल्योर में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो समझ में आ रहा है क्या? देखो दोस्तों अभी प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड पी ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू -3/2 ई रेज टू -3x। आप लोग एक चीज देख रहे हो क्या? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म आया है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म आया है, मतलब e रेज टू x ये टर्म आया है। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म आया है, e रेज टू x टर्म आया है, तो उसको टाइप 1 का प्रॉब्लम बोलते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा राइट हैंड साइड में अगर e रेज टू x होगा तो उसको टाइप 1 का प्रॉब्लम बोलते हैं। और उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये जो फॉर्मूला है पी का 1 अपॉन एफ ऑफ डी इनटू राइट हैंड साइड, इसमें एफ ऑफ डी के अंदर डी की जगह पे ए डालते हैं। अगर e रेज टू 3x होगा तो d की जगह पे 3 आएगा, e रेज टू 7x होगा तो d की जगह पे 7 आएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग पहले पी का फॉर्मूला लिखते हैं। पी का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एफ ऑफ डी इनटू राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं एफ ऑफ डी का वैल्यू, यहाँ पे एफ ऑफ डी का वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस 4 राइट हैंड साइड। प्रॉब्लम का राइट हैंड साइड क्या है? -3/2 इंटू ई रेज टू -3x। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म आया है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है। ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम लोग 1 अपॉन एफ ऑफ डी के बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग कांस्टेंट को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के साइन के बाहर निकालते हैं, वैसे ही 1 अपॉन एफ ऑफ डी के हम लोग बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों अगर मैं -3/2 को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो अंदर क्या बचता है? 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई रेज टू -3x। तो किया क्या मैंने? राइट हैंड साइड का वैल्यू डाला, एफ ऑफ डी का वैल्यू डाला, कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में था x के टर्म में उसको मैंने 1 अपॉन एफ ऑफ डी के बाहर निकाला। जैसे हम लोग डी बाई dx और इंटीग्रेशन में बाहर निकालते हैं, वैसे 1 अपॉन एफ ऑफ डी में उस कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है। तो -3/2 को मैंने बाहर निकाल लिया। अभी यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि राइट हैंड साइड में e रेज टू x आया है और e रेज टू x में d का रिप्लेसमेंट a होता है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे देखा तो a की जगह पे -3 आया है, मतलब 100% यहाँ पे d की जगह पे a आने वाला है, मतलब कितना आने वाला है? -3, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे -3 दिख रहा है। तो ये बाहर का -3/2 एज इट इज आएगा और d की जगह पे -3 आएगा, मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू ई रेज टू -3x। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है कि देखो कांस्टेंट को बाहर निकाला, d की जगह पे a डालना था तो d की जगह पे मैंने -3 डाल दिया। दोस्तों अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो ये -3/2 तो एज इट इज रहेगा, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 होता है। इसको आप कैलसी पे भी सॉल्व कर सकते हो, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 और इनटू में क्यों आएगा? e रेज टू -3x। तो दोस्तों यहाँ पे d का टर्म डिनोमिनेटर से खत्म हो चुका है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से d गायब होता है, वो टर्म खत्म होता है, तब प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन आया रहता है। तो यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन आ चुका है पी का। तो मैं जस्ट सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ये जो -3/2 है उसमें 2 और 5 का, नीचे 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ऊपर -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और इंटू में कौन आएगा? e रेज टू -3x। इंटू में कौन आएगा? e रेज टू -3x। तो दोस्तों कैसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? पी का फॉर्मूला लिखा 1 अपॉन एफ ऑफ डी इनटू राइट हैंड साइड, एफ ऑफ डी का मैंने वैल्यू डाला, राइट हैंड साइड का वैल्यू डाला, जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में था उसको मैंने 1 अपॉन एफ ऑफ डी के बाहर निकाला। e रेज टू x मतलब टाइप 1 का प्रॉब्लम होता है, d की जगह पे a डालते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे -3 थी इसलिए मैं d की जगह पे a मतलब -3 डाला, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 होता है, 2 5 10 होता है। तो आपका आंसर आ चुका है -3/10 इंटू ई रेज टू -3x। तो इस पहले प्रॉब्लम में कोई डाउट है क्या? देखो दोस्तों अभी दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है फाइंड पी ऑफ डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई रेज टू x। तो अभी इस प्रॉब्लम में एफ ऑफ डी क्या है? एफ ऑफ डी है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। तो मैंने एफ ऑफ डी की जगह पे लिखूंगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। अभी प्रॉब्लम का राइट हैंड साइड क्या है? प्रॉब्लम का राइट हैंड साइड है ई रेज टू x। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि राइट हैंड साइड में e रेज टू x होगा तो उसको टाइप 1 का प्रॉब्लम बोलते हैं, बराबर। और e रेज टू x अगर होगा तो d की जगह पे हम लोग a डालते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे a कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं मतलब यहाँ पे a कुछ भी नहीं मतलब आप लोग क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे d की जगह पे a डालूंगा, मतलब कितना डालूंगा? 1 डालूंगा। जैसे मैं यहाँ पे d की जगह पे 1 डालता हूँ तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ई रेज टू x।
दोस्तों अगर आप इसको कैलसी पे सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आपको 0 मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर आपका बन रहा है वो 0 बन रहा है। डिनोमिनेटर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। तो डिनोमिनेटर अगर 0 आता है तो इसको क्या बोलते हैं? केस ऑफ फेल्योर बोलते हैं। और दोस्तों मैंने केस ऑफ फेल्योर का आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वो फॉर्मूला था x × 1/f' इंटू राइट हैंड साइड। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर d की जगह पे a डालने के बाद, कांस्टेंट डालने के बाद अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो उसको केस ऑफ फेल्योर बोलते हैं। तो उस स्टेज में आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या होता है अच्छे से ध्यान देगा। पहले x लिखना है, उसके बाद 1/f'। दोस्तों f' का मतलब क्या है? f का डेरिवेटिव। f का डेरिवेटिव f' होता है, मतलब इसका हमको डेरिवेटिव लेना है। तो दोस्तों d² का डेरिवेटिव 2d हो जाएगा, क्योंकि x² का 2x होता है। -2x का डेरिवेटिव -2 होगा, -2d का डेरिवेटिव -2 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो क्या किया मैंने? f का डेरिवेटिव निकाला f'। d² का 2d आया, -2d का -2 आया, 1 का 0 आया, और राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म बचा है? e⁻x। तो किया क्या मैंने? d की जगह पे a मतलब 1 डाला, 0 हो गया, केस ऑफ फेल्योर बना, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को यूज किया। अभी वापस यहाँ पे d बचा हुआ है, मतलब मेरा आंसर आना बाकी है। तो वापस मैं d की जगह पे a डालूंगा, मतलब d की जगह पे 1 डालूंगा। जैसे ही मैं d की जगह पे 1 डालता हूं तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? 1 × 2 × 1 -2, 1/2 × 1 -2 इंटू e⁻x। तो दोस्तों अगर वापस आपने इसको अगर कैलसी पे सॉल्व किया तो 2 - 2 कितना होता है? 0 होता है, मतलब एक केस ऑफ फेल्योर बन रहा है। सेकंड टाइम केस ऑफ फेल्योर बन रहा है। तो फर्स्ट टाइम, उसके बाद वापस सेकंड टाइम, वापस डिनोमिनेटर 0 आ, तो वापस आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों सेकंड टाइम आप जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये बाहर का x एज इट इज रहेगा, नया आपको x लेना पड़ेगा इंटू 1/f' का f'' होगा, क्योंकि f का डेरिवेटिव ये f' हुआ। अभी इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे देना है। तो ये चीज हमेशा याद रखो, जब आप दूसरी बार केस ऑफ फेल्योर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको नया x लेना है, और f' की जगह पे f'' होने वाला है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो आपने ऑलरेडी लिया है, तो आपको अभी इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये जो टर्म है इसको आप लोग बोलेंगे f', और ये f' का आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब f'' आपका होने वाला है। वो f'' क्या होगा? तो 2d का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और -2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आई विल रिपीट, 2d का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और -2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म है? e⁻x। राइट हैंड साइड का टर्म एज इट इज। तो अभी आप ये d का टर्म गायब हो चुका है, डिनोमिनेटर में से d हट गया है, तो आपका आंसर आ चुका है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? x × x x² इंटू e⁻x/2। x × x x² हो गया, इंटू e⁻x/2। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? देखो फॉर्मूला लिखा, pi = 1/f इंटू राइट हैंड साइड, f और राइट हैंड साइड का वैल्यू डाला, e⁻x में d के जगह पे a डालती, इसलिए मैंने d के जगह पे 1 डाला। जैसे कि d के जगह पे 1 डाला, मुझे डिनोमिनेटर 0 मिला। मैंने फॉर्मूला को यूज किया, पहले x लिखा, 1/f का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिखा, राइट हैंड साइड का टर्म लिखा, वापस d की जगह पे a डाला, तो वापस दूसरी बार डिनोमिनेटर 0 हुआ, दूसरी बार केस ऑफ फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। दूसरी बार जब केस ऑफ फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा तो पहला वाला x एज इट इज, अभी नया x आ जाएगा, और ये f' का f'' बन जाएगा। पहले इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आया था, अभी इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा, 2d का डेरिवेटिव 2 -2 का 0, राइट हैंड साइड में एज इट इज, d का टर्म चला गया है, मतलब हमारा आंसर आ गया है। तो इस प्रॉब्लम में कोई डाउट है क्या? देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड पी ऑफ d² - 9 × y इक्वल टू -5/9 + 3⁻⁻⁶। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग वैल्यू डालते हैं, f का वैल्यू यहाँ पे दिया है, f का वैल्यू d² - 9, और राइट हैंड साइड में दिया है -5/9 + 3⁻⁻⁶। अभी क्या करना है आपको? इस 1/f को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं इस 1/f को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/d² - 9 इंटू -5/9 हो जाएगा, और दूसरा टर्म हो जाएगा 1/d² - 9 इंटू 3⁻⁻⁶। तो दोस्तों यहाँ पे pi के दो पार्ट बन जाएंगे, pi1 और pi2। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में दो टर्म था, राइट हैंड साइड में दो टर्म था, तो टोटल pi इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, pi1 एंड pi2। तो टोटल pi is the summation of 2 pi
PI1 एंड PI2। तो याद रखो, जैसे मैंने 1/f को अंदर मल्टीप्लाई किया तो टोटल PI दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, PI1 और PI2। अभी PI1 में यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि -5/9 मतलब क्या है, कांस्टेंट है। और अगर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म होता है तो d की जगह पे 0 डालना है, उसको टाइप 1 का प्रॉब्लम बोलते हैं। कांस्टेंट में d की जगह पे क्या डाला जाता है, 0 डाला जाता है। और दोस्तों यहाँ पे a⁻x का टर्म आ चुका है। a⁻x मतलब वापिस पहला टाइप होता है और d की जगह पे -log a डालना पड़ता है। d की जगह पे -log a डालना पड़ता है, मतलब -log3 आने वाला है। तो कांस्टेंट में d की जगह पे 0 डाला जाता है, a⁻x में d की जगह पे -log a डाला जाता है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, मैं d की जगह पे 0 डालूंगा, मतलब 0 का स्क्वायर -9 इंटू -5/9 प्लस यहाँ पे d की जगह पे -log a आएगा, मतलब -log3 ब्रैकेट का स्क्वायर -9 इंटू 3⁻⁻x। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है कि देखो d की जगह पे यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए 0 डाला, a⁻x था इसलिए d की जगह पे -log a डाल दिया। तो यहाँ पे d का टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से चला चुका है, मतलब चला गया, मतलब यहाँ पे खत्म हो चुका है, मतलब हमारा आंसर आ गया है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये -9 इंटू -9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9×9 = 81 होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 5/81। तो मेरा PI1 का आंसर 5/81 आ रहा है। कैसे, मैंने इसको कैलसी पे सॉल्व किया, -9 इंटू 9 को किया, -9 इंटू 9 मेरा कितना बना, 81 बना, और ऊपर -5 था तो माइनस माइनस कट गया, तो मेरा आंसर 5/81 आया PI1 का। और PI2 का मेरा आंसर आने वाला है, PI2 का आंसर आने वाला है 3⁻⁻x इंटू 1 3⁻⁻x अपॉन -log3 ब्रैकेट का स्क्वायर -9। तो ये मेरा PI2 का आंसर आएगा। d की जगह पे -log a डालना था, इसलिए मैंने -log3 डाल दिया। दोस्तों इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखते हैं, ये चीज हमेशा याद रखो। तो ये PI1 का आंसर हो गया, ये PI2 का आंसर हो गया, और टोटल PI का आंसर इज नथिंग बट PI1 का आंसर प्लस PI2 का आंसर। ये PI1 का आंसर हो चुका है, ये PI2 का आंसर हो चुका है, मतलब ये हमारा टोटल आंसर हो चुका है। तो इस समझ में आ रहा है कि देखो राइट हैंड साइड में दो टर्म था, दोनों टर्म को 1/f ने अंदर मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट में d की जगह पे 0 डाला, a⁻x में d की जगह पे -log a डाला, कैलकुलेशन कर लिया, हमारा आंसर रेडी हो चुका है। तो कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करो और वापिस इसको देखो। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, देखो दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है d³ - 1 इंटू y इक्वल टू 1 + e⁻x ब्रैकेट का स्क्वायर। तो दोस्तों पहले हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने देखा तो राइट हैंड साइड में ब्रैकेट का स्क्वायर आ चुका है, और ब्रैकेट का स्क्वायर में a + b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होता है, जो कि होता है a² + 2ab + b²। तो आप में से कौन बताएगा मुझे, a² + 2ab + b², मतलब यहाँ पे a की जगह पे 1 आएगा और b की जगह पे e⁻x आएगा। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 इंटू a इंटू b मतलब 2 इंटू 1 इंटू e⁻x प्लस b का स्क्वायर मतलब e⁻x का स्क्वायर। तो किया क्या मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर था उसको मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, a² + 2ab + b², जिसमें a की जगह पे 1 डालूंगा और b की जगह पे e⁻x डालूंगा। अगर इसको आप सॉल्व करते तो आपका राइट हैंड साइड बनेगा 1 + 2e⁻x प्लस e⁻x का स्क्वायर मतलब e⁻2x। दोस्तों x⁻n m इंटू n होता है, तो x इंटू 2x हो जाएगा। तो ये आपका राइट हैंड साइड होने वाला है। तो राइट हैंड साइड को मैंने कैसे सॉल्व किया वो समझ में आ रहा है क्या, देखो दोस्तों यहाँ पे 1/f को तो मैं d³ - 1 लिखूंगा, और राइट हैंड साइड में अभी 3 टर्म आने वाली है। कौन से 3 टर्म आने वाली है, पहले आएगी 1, दूसरी आएगा 2e⁻x और तीसरा आएगा e⁻2x। तो ये 3 टर्म कैसे बने, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया और कैसे यूज किया वो समझ में आ रहा है क्या, देखो। तो दोस्तों अभी आप PI में राइट हैंड साइड में 3 टर्म आ चुके हैं, इसलिए ये 1/f तीनों टर्म को अंदर मल्टीप्लाई होने वाला है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 1/d³ - 1 इंटू 1 प्लस 1/d³ - 1 इंटू 2e⁻x प्लस 1/d³ - 1 इंटू e⁻2x। तो किया क्या मैंने किया क्या है, मैंने 1/f को तीनों टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया।
बराबर है। तो अब ये मेरा टोटल पी आई 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, PI1, PI2 और PI3। ये तीनों पार्ट जो है PI1, PI2, PI3 हमको अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे। इसको मैं PI1 बोलूंगा, इसको मैं PI2 बोलूंगा, इसको मैं PI3 बोलूंगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आया है, कांस्टेंट में d के जगह पे 0 डालते हैं। यहाँ पे 2 जो है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में मतलब वो बाहर आएगा, और e रेस टू x है, e रेस टू x में d के जगह पे a डालते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ पे e रेस टू x है तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पे d की जगह पे 2 आएगा। तो दोस्तों ये PI के जो टोटल 3 पार्ट बने हैं, PI1, PI2, PI3, इसको आप समझने की कोशिश करो। PI1 में कांस्टेंट है इसलिए d की जगह पे मैं 0 डाल रहा हूँ, यहाँ पे 2 तो बाहर चला जाएगा, अंदर e रेस टू x बचेगा, e रेस टू x में d की जगह पे a डालते हैं, यहाँ पे a की जगह पे 1 है इसलिए d की जगह पे 1 आएगा, e रेस टू x में d की जगह पे a डालते हैं इसलिए d की जगह पे 2 आएगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप कैसे बनेगा, यहाँ पे जैसे मैं d की जगह पे 0 डालता हूँ तो 0 का क्यूब -1 × 1 बनेगा। यहाँ पे अगर मैं 2 को बाहर निकालता हूँ, अगर यहाँ पे 2 को बाहर निकालता हूँ, कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, अगर कोई भी कांस्टेंट x के टर्म के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो उसको 1/f(d) के बाहर निकाल के, इसलिए 2 को मैं बाहर निकाल लूंगा, और d की जगह पे a मतलब 1 डालूंगा, तो d की जगह पे a मतलब 1 डाला है, ये e रेस टू x एज इट इज, और यहाँ पे d की जगह पे a मतलब 2 डालूंगा, मतलब 1/2 का क्यूब -1 × e रेस टू 2x। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो कांस्टेंट है इसलिए d की जगह पे 0, e रेस टू x में d की जगह पे a मतलब 1, e रेस टू x में d की जगह पे a मतलब 2। दोस्तों अभी यहाँ पे ये 0 क्यूब -1 मतलब -1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 1/-1 आया तो d चला गया, मतलब मेरा PI1 तो सॉल्व हो चुका है। लेकिन PI2 में यहाँ पे 1 क्यूब -1, अगर आपने 1 क्यूब -1 कैलकुलेट किया मतलब 1 - 1 तो आपको 0 मिलेगा, मतलब इसको क्या बोला जाएगा? केस ऑफ फेल्योर। और दोस्तों केस ऑफ फेल्योर में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? x 1/f' इंटू राइट हैंड साइड। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो कैसे बनेगा? ये 2 एज इट इज, तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है मतलब केस ऑफ फेल्यूर हो रहा है, मतलब मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मुझे पहले x लिखना पड़ेगा, उसके बाद f' मतलब f(d) का डेरिवेटिव, तो d³ का डेरिवेटिव 3d² आएगा, और -1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, और राइट हैंड साइड में कौन आया है? e रेस टू x। तो ये PI2 का पार्ट समझ में आ रहा है क्या? देखो मैंने 2 को बाहर निकाल के d की जगह पे 1 डाला, जैसे 1 डाला वो केस ऑफ फेल्यूर बना, मुझे ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो मैं पहले x लिखूंगा, f(d) का डेरिवेटिव लिखूंगा, d³ का डेरिवेटिव 3d² -1 का 0, और राइट हैंड साइड में e रेस टू x है। यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है, 8 - 1 7 होता है, तो यहाँ पे आएगा 1/7 इंटू e रेस टू 2x। तो दोस्तों यहाँ पे PI1 में d कैंसिल हो चुका है, मतलब मेरा आंसर आ गया है। PI2 में d अभी बाकी है, मेरा मतलब मेरा आंसर आने का बाकी है, और PI3 में d कैंसिल हो चुका मतलब आंसर आया है। तो PI1 का आंसर और PI3 का आंसर आ चुका है, लेकिन PI2 अभी सॉल्व करना बाकी है क्योंकि d का टर्म बाकी है। तो वापिस यहाँ पे d का टर्म बाकी है, तो वापिस सेम प्रोसीजर, e रेस टू x है तो d की जगह पे a आएगा मतलब 1 आएगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? PI1 का आंसर तो हमारा -1 आ चुका है, माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, तो क्या आएगा? 2 × x इंटू d की जगह पे 1 आएगा, मतलब 3 × 1 का स्क्वायर इंटू e रेस टू x प्लस e रेस टू 2x/7। तो क्या किया दोस्तों मैंने? PI1 का आंसर तो मैंने लिख दिया -1, PI3 का आंसर भी लिख दिया e रेस टू 2x × 1 e रेस टू 2x/7, लेकिन PI2 को मुझे अभी सॉल्व करना बाकी था क्योंकि d बचा हुआ था, तो d की जगह में वापस a डालूंगा क्योंकि राइट हैंड साइड में e रेस टू x है, तो d की जगह मैंने 1 डाल दिया, तो अब ये d चला गया है क्योंकि 3 × 1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो मेरा PI2 का भी आंसर रेडी है। तो मेरा PI1 का आंसर तो -1 आ चुका था पहले ही, PI2 का आंसर भी अभी आ चुका है 2/3 प्लस 2/3 इंटू x इंटू e रेस टू x है मेरा PI2 का आंसर होगा, क्योंकि 2 × x 2/3 कांस्टेंट बना और x इंटू x ऊपर बचा है, और PI3 का आंसर है e रेस टू 2x/7। तो PI3 का आंसर e रेस टू 2x/7। तो ये हो गया PI1 का आंसर, ये हो गया PI2 का आंसर, और ये हो गया PI3 का आंसर। तो ये PI के जो टोटल 3 पार्ट बने थे, PI1, PI2 और PI3, टोटल PI is divided into 3 parts, PI1, PI2 और PI3, और तीनों पार्ट्स में हमने क्या किया? कांस्टेंट था तो d की जगह पे 0 डाला, e रेस टू x था तो d की जगह पे a डाला। तो ये तीनों पार्ट आपको PI के टोटल PI के समझ में आ रहे हैं क्या? देखो